सेंटर ऑफ मास। आप ये बताएं, क्या इस पैन को मैं उंगली पे बैलेंस कर सकता हूँ क्या? ऐसे कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी उंगली को यहां लगाऊं तो क्या बैलेंस हो जाएगा? कहाँ लगानी पड़ेगी? कहीं यहाँ। आपको लग रहा है कि आप यहाँ बैलेंस कर लेंगे इसको, है ना, कैसे न कैसे करके। हाँ, आपने कर लिया, वेरी गुड। ना, ये देखो मेरा भी हो गया ऑलमोस्ट। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट है जहां पे आप सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लिखेंगे आप सबसे पहले, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट, center of mass is that point at which whole mass can be assumed to be concentrated, for the purpose of applying Newton's laws of motion. इस बात का मतलब ये हुआ, अगर इस पेन का आप एफबीडी बनाएंगे जब बैलेंस हो रहा है ये, उस समय आप एफबीडी बनाएंगे तो कौन से फोर्स लगाएंगे? और mg, है ना। तो जहां पे मैं मेरा ये हाथ टच करेगा उसको, वो पॉइंट होगा जहां पे mg नीचे लग रहा होगा, क्योंकि मास सारा वहां पे लगा हुआ है, वहीं पे mg लगेगा और वहीं पे n लगेगा। ठीक है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं। अगर किसी और पॉइंट पे लगाऊंगा तो बैलेंस नहीं कर रहे होते, है ना। तो आप सारे मास को जहां पे मान सकते हैं कि बाकी दूसरा फोर्स लगा के आप बैलेंस कर पाएंगे, वो आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल का बेसिक डेफिनेशन ही है, लेट से ये आपका ओरिजिन है, यहां पे एक m1 मास है, उसका पोजीशन वेक्टर है r1। यहां पे m2 मास है जिसकी पोजीशन है r2। r3 पर m3 है। ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे हालांकि आपको 2 डायमेंशन दिख रहे हैं, एक्स और वाई, ये 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इन इन सब का, m1 का, m2 का, m3 का, तीनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो हमें निकालना है। तो RCM is position vector of the point of center of mass is given as m1 r1, m2 r2, m3 r3, so on upon m1 plus m2 plus m3। सबसे बेसिक फॉर्मूला, जहां पे आपके आरसीएम क्या है? आरसीएम इज सेंटर, या आप कहें पोजीशन, लिख लें आप साथ के साथ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और R1 R2 R3 आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल मासेस। जो आपके इंडिविजुअल मासेस हैं m1 m2 m3, इनके पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 इस तरीके से हैं।
आपके 3 मासेस हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, और ये इन पोजीशन वेक्टर्स पर लोकेटेड हैं। यू हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालें। ये समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? आप एक्स वाई जेड में आपका पार्टिकल कहाँ लोकेटेड है वो बताया है, और तीनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा वो आपको निकालना है। निकालें, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। नहीं बेटा, सिंपली आप क्या करेंगे, m1 के अंदर r1 मल्टीप्लाई करेंगे, इस वेक्टर के अंदर ये स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी एक वेक्टर के अंदर स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई होता है ना, पूरा वेक्टर खुल जाएगा फिर वो। फिर आप इसके अंदर m2 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप अगर सिंपली इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर बात करूं मैं, अगर यहाँ पे m2 मल्टीप्लाई करेंगे, m2 इज अ स्केलर, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वो सारे यहाँ पे ये 6i कैप हो जाएगा, ये -2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे करके ऐड करना है, फिर टोटल मास नीचे करना है। हाँ जी, पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का, नहीं मैग्नीट्यूड निकालना, आपको सिंपली वेक्टर के अंदर वो मास मल्टीप्लाई करना है। जब भी एक वेक्टर के अंदर स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई होता है वो। हाँ बेटा, देखते हैं। ये आपका देखें, आप सिंपली ओपन अप कर सकते हैं, यहाँ पे आई कैप बनेगा, 3 दूनी 6 और 3, 6 और 1 7 और 3 10, 10 आई कैप, जे कैप में 2 -2 गया और 3 जे कैप, के कैप 3 2 5 और 3 8, 3 2 5 और 1 6, यही है सबका। सिंपली आपको ऐड करना, कुछ नहीं करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? नहीं, 10/6 है ना, 6 डिवाइड होगा ना इंडिविजुअली, तो आई कैप के साथ 10/6 आएगा, 5/3 आएगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर इज 5/3। ठीक है, अगर आपका RCM फॉर एग्जांपल, मैं इसको और जनरल फॉर्म में लिखूं, M1 R1 इज एक्स आई कैप या X1 आई कैप, Y1 J कैप। लास्ट केस में, लास्ट सवाल में मैंने इनकी वैल्यूज दी थी, अब जनरल फॉर्म में लिखा है, सिंपली M2 भी दे दिया, R2 इन टर्म्स ऑफ X2 आई कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप। ऐसे ही आपका M3 भी है, R3 X3 आई कैप, Y3 J कैप, Z3 K कैप। ऐसे केस में अगर आपको RCM
की बजाय आपको निकालना हो x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझे आप क्या है? 3 मासेस हैं m1 m2 m3, उनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। आपको आरसीएम ना निकाल के, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ना निकाल के, सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट निकालना है। निकालेंगे कैसे? बताएं कैसे करेंगे। अगर एक्सीएम निकालना है तो सबसे पहले आप एक बार आरसीएम निकाल लें। आरसीएम जब लिखेंगे, आरसीएम विल बी m1 r1 m3 r3 अपॉन अगर और भी हैं तो आप सो ऑन कर देंगे। यहां पे देखें, जब आप आरसीएम का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 आएगा। मैं सिंपल लिख रहा हूं, अब बता देना समझ में ना आया हो तो। एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 x1 m2 x2, आपका 3 है 4 जितने भी हैं सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। आप एक और लिखना चाहे तो m3 x3 और नीचे आपका m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको आप लिख लो, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास गिवन बाय दिस। यहां पे आपका कोई वेक्टर साइन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वेक्टर को आपको आपने हटा दिया, आपने एक्स कंपोनेंट उसका बताया है, एक्सीएम इज दिस, राइट इट डाउन। सिमिलरली आप वाईसीएम लिखेंगे और फिर जेडसीएम लिखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ ये आपके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट है सेंटर ऑफ मास के। हाँ जी बताएं, कोई पूछना है कुछ? देख लिया। नेक्स्ट आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट मासेस की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस थी, आपने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाली। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मासेस की वेलोसिटीज है v1 v2 v3। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें पता नहीं है। इंडिविजुअल मासेस की वेलोसिटी पता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या जो लास्ट वाला फॉर्मूला था आर सी एम इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 m1 प्लस m2 एंड सो ऑन,
क्या इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर सी एम बाई डी टी, वो क्या बन जाएगा, वी सी एम। तो आप इसको लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप लिखेंगे यहां पे डी आर सी एम बाई डी टी। देखिए ये नीचे वाला ना सारा टर्म कांस्टेंट है, नीचे वाला टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। m1 फिर से कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, साथ में क्या करेंगे आप, डी आर वन बाई डी टी करेंगे। तो आप लिखेंगे यहां पे m डी आर वन बाई डी टी m2 डी आर टू बाई डी टी अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो। बताएं इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये वाला टर्म कांस्टेंट था, आपने बाहर निकाल लिया, अंदर डिफरेंशिएट किया, तो m1 फिर से कांस्टेंट है, तो डी आर वन बाई डी टी, सिमिलरली डी आर टू बाई डी टी, ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। अब डी आर सी एम बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मास m1, m1 v1 विद वेक्टर साइन, ध्यान रखना वेक्टर के साथ आएगा, m2 v2 m1 प्लस, ये आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। क्या सिमिलरली आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? आप यहां पे अगली हेडिंग डालें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सिमिलरली इसको फिर से डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला बनाए फटाफट। बस यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है फिर से, और आपका वो बन जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत मार्केट इंपॉर्टेंट। हम दो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास को स्टडी कर रहे हैं। लेट्स से एक मास m1 है, उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा मास आपका m2 है, उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। अब देखें इन दोनों का जहां पे वो आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा, वो मैंने ओरिजिन माना है। आप यहां पे लिखें सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन। अगर दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास मैंने ओरिजिन पे माना है, मैंने मान सकता हूं ना, क्यों? फॉर एग्जांपल आपकी ये दो चौक हैं, है ना, ये दो चौक हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं इनके बीच में रहेगा, है ना। अब वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मेरी चॉइस है ना, हमारी चॉइस से मैं
हम डिसाइड करते हैं कि ये ओरिजिन होगा, इसके रिस्पेक्ट से सबकी पोजीशन तय होंगी। तो हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन में मान लिया है, ठीक है। और R1 R2 फिर क्या हुए, R1 R2 वेक्टर्स आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ M1 M2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कहने का मतलब है आपने पहले से ही सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लिया, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेट से ये पोजीशन वेक्टर R1 था, यहां M1 है, तो कहीं यहां पे M2 होगा विद पोजीशन वेक्टर R2, ये आपका ओरिजिन है। अगर मैं इस केस में RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अप्लाई करूं, तो RCM तो जीरो है, माना ओरिजिन मैंने उसको, ये जीरो हो गया, और ये वाला टर्म इस साइड आगे मल्टीप्लाई होकर जीरो होगा, ये जीरो है तो ये मल्टीप्लाई होगा जीरो बनेगा, ये बच गया आपका M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल टू जीरो। किसी एक टर्म को आप इस साइड ले आए, किसी एक टर्म को इस साइड लेके आएंगे तो M1 R1 माइनस इक्वल टू M2 R2, ये विद साइन है आपका। नाउ टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, आपको दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज कंसिडर करनी है। टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, M1 R1 इक्वल टू M2 R2, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। M1 R1 इक्वल टू M2 R2 होगा अगर आपने सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे माना है तो, ठीक है, यहां तक नोट कर लें। हाँ जी बेटा, देखो आप R1 के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो भी वो है आई कैप प्लस जे कैप, उसके अंदर उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी है इंक्लूडेड, है ना। क्या नहीं, R1 R2 इक्वल नहीं होगा, करेंगे बात। आप ऐसे वहां पे झूल कैसे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएं आप, ये अच्छी जगह है, आ जाएं। ठीक है, इतना M1 R1 इक्वल टू M2 R2 आपका रहेगा। इसके बाद इसी को यूज करके आपको एक क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि सिंपली दो मास हैं, एक M1 और एक M2, दोनों के बीच की दूरी R है, आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ, आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख लें, M1 है M2 है, डिस्टेंस R है, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। हिंट ये है, आप सेंटर ऑफ मास मान लें यहां पे है, सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी R1 मान ली मैग्नीट्यूड वाइज, ये आपकी दूरी R2 है, ये मास M1 था, ये M2 था, तो क्या यहाँ पे M1 R1 इक्वल टू M2 R2 लगेगा, लगेगा, क्योंकि ये दूरी क्या थी R1, अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो सेंटर ऑफ मास से दूरी ही तो है, R2 भी तो आपकी दूरी ही है, तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2 यहाँ पे लगेगा, और प्लस एक तो ये लगेगा M1 R1 इक्वल टू M2 R2 इक्वेशन 1, और दूसरी R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सोल्व करके आपको निकालना है R1 इन टर्म्स ऑफ M1 M2 एंड R, आपको R1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ M1 M2 एंड R, करेक्ट राइट।
हो गया, दिखाएं। उन 3 टर्म्स में आना है, M1 M2 और R की टर्म्स में। एक मिनट, हाँ जी बताएं। नहीं, हमें फाइनल एक्सप्रेशन में R1 R2 नहीं चाहिए, हमें M1 M2 और R के टर्म्स में निकालना है R1 M2 R2 नहीं चाहिए ना। देखो आपको 3 चीज गिवन है, दोनों का मास और उनके बीच का डिस्टेंस। देखते हैं अभी। हाँ, निकालना R1 है आपको इन टर्म्स ऑफ M1 M2 एंड R। ऐसे ही आप अब निकालें, R2 निकालें, ये R1 आपका हो गया, R2 निकालें। हाँ जी, बाकी लोग देख लें। पहली इक्वेशन से हमने R2 निकाल लिया, R2 इक्वल टू M1 बाई M2 इंटू R1, पहली इक्वेशन से। उसको कहाँ पुट किया, R2 की जगह, तो R1 प्लस M1 बाई M2 इंटू R1 इक्वल टू R। यहाँ पे R1 कॉमन आ जाएगा, R1 कॉमन आ गया तो ये 1 प्लस M1 बाई M2 इंटू R हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका R1 M1 प्लस M2 बाई M2 R। इस वाले टर्म को M2 ऊपर जाएगा, M1 M2 नीचे आएगा, तो R1 comes out to be M2 R बाय, ये आपका आ गया R1। सिमिलरली आप निकालिए R2, बताएं कितना है R2। ये आपका R2 है। ठीक है, इतना। इसी के ऊपर बेस्ड एक सवाल लिखें आप। अगर दो मास हैं, M1 इज 1 kg, M2 is 2 kg and distance between them is 3 meter, find out distance of center of mass from M1। आपका M1 है यहाँ पे, M2 है, दोनों के बीच की दूरी आपकी R है। यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1। 2 आएगा, सब लोग निकालें। आएगा। अब यहां से आप एक बात समझो, बहुत बेसिक सी। अगर M1 था आपका 1 kg और M2 था 2 kg, कौन सा मास ज्यादा है,
ये वाला सेंटर ऑफ मास किस साइड होना चाहिए, 2 kg की तरफ। जहां पे मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास आपका उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। अगर दोनों मास बराबर होते तो आपका बीच में होता, अगर दोनों मास बराबर नहीं है तो सेंटर ऑफ मास मिड पे नहीं होगा, उससे उस साइड होगा। तो आपने जो अभी R1 निकाला वो कितना निकाला है, 2 मीटर, पूरा 3 था। तो आप देखें आपका सेंटर ऑफ मास 2 की तरफ शिफ्ट हुआ है, सेंटर में नहीं है। क्या आप सेम चीज इस बात से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर मैं कह दूं कि M1 बड़ा है, इफ M1 इज मोर देन R1 इज लेस एज कंपेयर टू R2 और नॉट। मैं बोल रहा हूं एक बार, अगर इफ M1 बड़ा है M2 से तो सेंटर ऑफ मास किस साइड होगा, M1 की तरफ, है ना, M1 की तरफ होगा। अगर M1 की तरफ होगा तो आपका R1 कम हो जाएगा, तो R1 लेस होगा R2 से। आप दोनों एक्सप्रेशन में देखें, अगर M1 बड़ा है, देखें आप ये वाला टर्म दोनों में सेम है, R बाय M1 प्लस M2 इज सेम इन बोथ केसेस। अगर M1 बड़ा होगा तो आपका R2 बड़ा होगा, अगर M1 भारी हुआ तो R2 बड़ा होगा, इसका मतलब उससे दूर होगा वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लिख लें सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हैवियर मास, सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हैवियर मास। लिख लिया ये? नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ अभी तक जो हमने सेंटर ऑफ मास निकाला वो निकाला डिस्क्रीट पार्टिकल्स का। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग आपके 4 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल हैं। अगर कंटिन्यूअस मास है, अगर इस चोक की बात करूं, यहाँ पे M1 M2 की बजाय बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, है ना, उस केस में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो यूनिफॉर्म बॉडीज यदि हैं, यूनिफॉर्म, मैं कहूं सिमेट्रिक बॉडीज कहूं तो बेटर वर्ड रहेगा, सिमेट्रिक बॉडीज and mass is distributed uniformly। अगर सिमेट्रिक बॉडीज हैं, सिमेट्रिक माने दोनों तरफ से सिमेट्री कहीं से बनती हो उसकी, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चौक की बात करूं, अगर ये अपनी पूरी लेंथ में इसकी मोटाई एक जैसी है, इसका मास पर यूनिट लेंथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं कहूंगा कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक माने अगर मैं इसको ऐसे कट करूं बीचों बीच तो इक्वल पार्ट्स में कट होगा, ये सिमेट्री भी है। अगर बॉडी आपकी सिमेट्रिक भी हो और मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है, जो उस बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहां पे लाई करेगा। तो आप लिख लें इफ बॉडीज आर सिमेट्रिक एंड मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली देन center of mass lies at
सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक रोड है, यूनिफॉर्मली रोड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहेगा। अगर एक रिंग है आपकी, ये रोड थी, अगर एक रिंग है, आप बताएं इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके सेंटर में, है ना, उसके सेंटर में, ये आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा। डन। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। पहला सवाल, थ्री बॉडीज ऑफ इक्वल मास, लिख लें आप, थ्री बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर प्लेस्ड एट, three bodies of equal mass are placed at these 3 points. Three equal masses are placed at these 3 points. Find out coordinates of center of mass. Center of mass के coordinates निकालने हैं आपको, निकालें। तीनों का मास बराबर है, कितना है ये नहीं बता रखा। हाँ जी, आपका क्या आया? बताऊंगा क्या गड़बड़। आंसर जो इसका है, a/2 a√3/6। इसको हालांकि और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ये आपका आंसर है। बताएं आ रहा है क्या? हिंट है, एक्सीएम निकालेंगे, वाईसीएम निकालेंगे। एक्सीएम इज m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2, and YCM is y1 m1 plus y2 m2 upon m1 plus m2। ये आपका जीरो नहीं है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे निकला हुआ है, आप यहाँ चेक कर लेंगे, ये ए है।
अगला करें, ये रहा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने हैं। छवि होगा बेटा, देख लें एक बार। यहाँ पे एक्सियम निकालना है पहले। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पे इक्वल मासेस रखे हैं। अगर आपको निकालना है एक्सियम, एक्सीएम विल बी m1 is m, x1 is 0, m2 is m, x1 is a plus m a by 2 डिवाइड बाय 3m, तीनों का हमारे साथ ऐड होगा। ये टर्म तो 0 हो गया आपका। m यहाँ कॉमन ले लो, नीचे वाले m से कट जाएगा। वो कितना हो गया, a बाय a प्लस a बाय 2, 3a बाय 2, 3a बाय 2 और नीचे 3 है ऑलरेडी, कटेगा, a बाय 2 आ जाएगा। सिमिलरली एग्जैक्टली आपको YCM निकालना है। आ गया, गुड। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द गिवन फॉर्मूले। YCM का आप आंसर लिख लें, 2 लाइन छोड़ दें, आ जाएगा ये। अगला सवाल पे आ जाएं। अगला सवाल है, देख लें एक बार विनु। 3 रोड हैं इक्वल मासेस की, मास नहीं गिवन है पर हाँ मास बराबर है तीनों का, और इन एंड्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो ए 0 a है। ये क्या है, 0 और a, और ये आपका a और 0, ये आपका ओरिजिन है ही है, 0 0 है ये आपका। आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। हिंट ये है, पहले रोड का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, इंडिविजुअल रोड्स का, फिर रोड को हटा दो, वहां पे पॉइंट आ जाएगा कि इसके ऊपर सारा मास रखा है। ऐसे ही सेकंड रोड का मास ले लो, ऐसे ही थर्ड रोड का, एक 3 पॉइंट आ जाएंगे। फिर 3 पॉइंट पे जो फॉर्मूले आपके पहले से आपको आते हैं वो अप्लाई करो, आंसर निकालो। इसका आंसर जो मेरे पास अवेलेबल है, इट इज a/3 एंड a/3। हाँ जी, टाइम हो गया। ये आपका होमवर्क है, फिर आप घर से करके लाएं। कितना ही करते हैं आज।